जी नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसके अंतर्गत प्यारे दोस्तों हम अपना टॉपिक लेंगे संज्ञा और सर्वनाम। तो काव्य के अंतर्गत हमने अपने टॉपिक कंप्लीट कर लिए, तीनों रस, छंद और अलंकार। इसके साथ भाषा, बोली, उपबोली वाला टॉपिक भी हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ हमें आज संज्ञा और सर्वनाम दो टॉपिक हैं हमारी, उसको हमें कंप्लीट करना है। पहले आज संज्ञा से स्टार्ट करते हैं चीजों की। तो संज्ञा जो शब्द है वो बना कैसे है। अगर रस, छंद, अलंकार काव्य के तीन टॉपिक में आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो एक बार सारे स्टूडेंट उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं, इसके बाद में फिर टॉपिक पे चलेंगे। इसमें जो संज्ञा शब्द हैं ये सम और ज्ञा से सम और ज्ञा से सम और ज्ञा से मिलकर बना शब्द है। सम और ज्ञा से मिलकर बना शब्द क्या है? संज्ञा। तो सम इसमें उपसर्ग है, ज्ञा क्या है? इसमें धातु है। सम क्या है? सम एक उपसर्ग है। ज्ञा क्रिया, ज्ञा क्रिया अर्थात धातु है। ज्ञा क्रिया अर्थात धातु है। सम का अर्थ अच्छी तरह, ठीक ढंग से, भली भांति होता है। सम का अर्थ अच्छी तरह, ठीक ढंग से, भली भांति होता है। ज्ञा का अर्थ जानना। ज्ञा का अर्थ जानना, बोध कराना। ज्ञा का अर्थ जानना, बोध कराना, ज्ञान कराना है। ज्ञा का अर्थ जानना, बोध कराना, ज्ञान कराना है। ज्ञा का अर्थ जानना, बोध कराना, ज्ञान कराना है। इसके बाद संज्ञा का अर्थ, संज्ञा का अर्थ किसी वस्तु, पदार्थ। संज्ञा का अर्थ किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी, भाव, अवस्था, स्थान। किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी, भाव, अवस्था, स्थान का अच्छी तरह से ज्ञान कराना होता है। ये 5 स्टेटमेंट हो गई आपकी संज्ञा से संबंधित। 6 संज्ञा विकारी शब्द के अंतर्गत आती है। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जा सकता है।
संज्ञा के मूल भेद 3, कुल भेद 5 होते हैं। समूहवाचक व जातिवाचक, समूहवाचक व जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक व जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक व द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक व द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक व द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक, समूहवाचक व द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत समूहवाचक व द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत समूहवाचक व द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। समूहवाचक व द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। संज्ञा के भेद यहाँ पे लिख लेंगे। 10वां बेसिक प्रश्न बनेगा इसमें आपका संज्ञा के भेद। कुल भेद 5 होते हैं, मूल भेद 3 होते हैं। इनमें से एक भेद है हमारा जातिवाचक संज्ञा, दूसरा भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा भेद है भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, फोर्थ भेद है समूहवाचक संज्ञा और फिफ्थ भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक, समूहवाचक जी, और इसके बाद में क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा। कोई नहीं, देखो जितने बार भी आप टॉपिक को पढ़ोगे उतनी बार और ज्यादा मजबूत होगा। आप पढ़ी हुई तो ये सारी चीजें हैं, आप 6 क्लास से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो 6 में 7th 8 9 10 11 12 में संज्ञा थी, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पे क्वेश्चन राइट नहीं होता। उसका रीजन ये है कि एक तो सीक्वेंस में नहीं पढ़ते हो और डिटेल में चीजों को लॉजिकली नहीं समझते हो। तो ये 10 तरह के हमारे कुछ बेसिक प्रश्न बने कि संज्ञा जो शब्द है ये सम और ज्ञा से मिलकर बना शब्द है। किससे मिलकर बना है? सम और ज्ञा से मिलकर बना शब्द है। सम इसमें एक उपसर्ग है, ज्ञा इसमें एक क्रिया है। तो ये क्या है? क्रिया अर्थात धातु है। और ये आगे इसमें ये जो अनुस्वार आया है, ये ऊपर जो ये अनुस्वार लगा है, ये अनुस्वार किसके स्थान पे लगा है? ये मैं के स्थान पे लगा है, ठीक है। तो सम उपसर्ग हो गया। जो आगे शब्दांश के रूप में लगते हैं तो उनको हम उपसर्ग कहते हैं। तो वो पूछेगा आपसे कि इसमें मूल शब्द बताइए संज्ञा में क्या है, तो आप कहोगे इसमें मूल शब्द ज्ञा है। तो मूल शब्द क्या है? विकारी है कि अविकारी? आप कहोगे विकारी है। क्यों? क्योंकि ये धातु है, क्रिया है, और क्रिया किस में आती है? विकारी शब्दों में, लिंग वचन काल कारक में ये परिवर्तित हो जाते हैं। आगे क्या है? ये अनुस्वार किसके स्थान पे आया? मैं के स्थान पे आया, ठीक है। वैसे तो हम इसको संज्ञा बोलते हैं, समज्ञा नहीं बोलते हैं, समज्ञा,
यानी कि गै के स्थान पे, लेकिन ये आपस में अनुनासिक वर्ण जो होते हैं ये परिवर्तित हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं 5। एक तो ये होते हैं, एक ये है, एक ये है, और एक ये वाला होता है, और एक ये वाला होता है। तो ये सब क्या है? ये परिवर्तित हो जाते हैं, ये आपस में बदल जाते हैं। ये भी परिवर्तित हो जाता है लिंग वचन काल कारक में, ये भी परिवर्तित हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, सम और ज्ञा से मिलकर शब्द क्या बना है? संज्ञा शब्द बना है। तो सम एक उपसर्ग है, सम क्या है? एक उपसर्ग है। और ज्ञा क्या है? एक क्रिया है। सम एक उपसर्ग है और ज्ञा एक क्रिया है। सम का अर्थ होता है अच्छी तरह से, ठीक ढंग से, भली भांति होता है। ज्ञा का अर्थ होता है जानना, बोध कराना, ज्ञान कराना। ज्ञा का अर्थ होता है जानना, बोध कराना, ज्ञान कराना। संज्ञा का अर्थ होता है किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी, भाव, अवस्था, स्थान का अच्छी तरह से ज्ञान कराना। क्या होता है? संज्ञा होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें वस्तु का भी ज्ञान कराएगा। वस्तु क्या है? जैसे घर मकान है, तो ये घर और मकान क्या हो गया? हमारे वस्तु हो गई। ऐसे ही पदार्थ है कोई भी, मान के चलो हमने यहाँ पे जीरा प्रयोग कर लिया, ठीक है, या हमने यहाँ सीमेंट प्रयोग कर लिया, या पत्थर प्रयोग कर लिया, ठीक है। इसके बाद में प्राणी है कोई भी, जैसे राम, सीता है। व्यक्ति भी हो सकता है कोई, पशु पक्षी भी हो सकते हैं, प्राणी में सारे आ जाएंगे, पशु पक्षी व्यक्ति। इसके बाद भाव है, जैसे क्रोध है, प्रेम है, ये क्या है? ये भाव है। कोई भी स्थान आ गया, जैसे दिल्ली है, मेरठ है, तो ये सब क्या है? ये सब संज्ञाएं हैं। ये क्या है? ये संज्ञा है। ये क्या है? ये सब संज्ञा है। जैसे घर, मकान, जीरा, पत्थर, राम, सीता, पशु, पशु पक्षी, क्रोध, प्रेम, दिल्ली, मेरठ। तो ये तो स्थान हो गए, दिल्ली, मेरठ। ये आपके भाव हो गए, क्रोध। अवस्था है, लड़का लड़की क्या है? अवस्था है। मैं यहां लिख लेता हूं, लड़का, लड़का और लड़की। लड़का लड़की क्या है? अवस्था है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये अवस्था है, दिल्ली मेरठ ये स्थान है, क्रोध प्रेम ये भाव है, पशु पक्षी राम सीता सब प्राणी के अंदर है, पदार्थ में एनीथिंग तमाम वस्तु, और ये पदार्थ के अंतर्गत आपके आ जाएंगे। तो जो हमें किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी, भाव, अवस्था, स्थान के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी कराता हो, बोध कराता हो, ज्ञान कराता हो, उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा। क्लियर? इसके बाद संज्ञा विकारी शब्द है, क्योंकि संज्ञा विकारी शब्द इसलिए है, बदल जाता है। जैसे हमने लड़का शब्द ले लिया, स्त्रीलिंग में ये परिवर्तित हो जाएगा, लड़की बन गया, और बहुवचन में ये क्या हो जाएगा? बहुवचन में लड़के हो जाएगा। तो लड़का, लड़की और लड़के, तो ये लिंग में परिवर्तित हो गया, ये वचन में परिवर्तित हो गया। तो जो लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित हो जाए वो क्या कहलाते हैं? वो विकारी शब्द कहलाते हैं। जो लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित हो जाए, विकारी शब्द। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे राम स्कूल जाता है, तो राम स्कूल जाता है और वह स्कूल जाता है।
राम स्कूल जाता है और वह स्कूल जाता है। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है, राम के स्थान पर हमने वह का प्रयोग किया, राम के स्थान पर हमने वह सर्वनाम का प्रयोग, तो संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम का भी प्रयोग हो सकता है। संज्ञा के मूल भेद 3 होते हैं और कुल भेद 5 होते हैं। तो ये जो भेद हैं यहाँ मूल भेदों के अंतर्गत हमारा जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा आता है। ठीक है, समूह और द्रव्यवाचक संज्ञा, ये दोनों संज्ञाएं किसके अंदर आती है? ये दोनों संज्ञाएं आती है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ये किसके अंदर आती है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ये किसके अंदर आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो जाति, व्यक्ति, भाव, ये तीनों के तीनों क्या है? ये संज्ञा के भेद है। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। तो मूल भेद आपके ये हो गए, ये क्या है? आपके मूल भेद है। इंग्लिश में आपको ये ध्यान रखना है, संज्ञा के जो भेद होते हैं वो 5 प्रकार के हैं, इसलिए हिंदी में भी 5 प्रकार के हैं। संस्कृत में 3 प्रकार की संज्ञाएं होती है, जाति, व्यक्ति और भाव के अंतर्गत आते हैं। जितने भी समूहवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, वो सारी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत भी आते हैं। जब ऑप्शन में ये नहीं होगा तो ऑप्शन में जातिवाचक होंगे, तो इनके एग्जाम्पल जातिवाचक के होंगे। ये भी आपसे प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा का भेद है, तो इन 5 में से जो आ जाए वो संज्ञा का भेद है। निम्नलिखित में मूल संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन सी संज्ञाएं आती है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद समूह व द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक के अंतर्गत, ये तो आपको बता दिया। मूल भेद और कुल भेद ये आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद बात करते हैं यहाँ इनमें से एक एक की। पहला है आपका जातिवाचक संज्ञा। अगर यहां तक चीजें क्लियर हैं, पहला क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अगर यहां तक चीजें क्लियर हैं तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। अगर आप में से किसी का कोई डाउट बना है तो वो अपना डाउट पूछिए। जी जी जी, चलो जी। हाँ, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें से कोई डाउट है तो पूछिए। हिंदी का कोई डाउट है वो पूछिए। बेफालतू की चीजें देखो मेरे सामने आप रखोगे जिनके बारे में मुझे खुद नॉलेज नहीं है, तो उनके बारे में मैं नहीं बता सकता। आप लोगों की 1-2 दिन किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की क्लास अगर ना हो तो परेशानी होती है, आपको होना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि समस्या ये है कि आप लोग खुद क्लास अटेंड करो ना करो, क्योंकि आप तो बादशाह हो। तो हो सकता है आपकी जो ज्योग्राफी की क्लास नहीं चल रही है, उसका क्या रीजन है मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर अंदाजा लगा सकता हूँ इंसान होने के नाते कि कोई मजबूरी रही होगी, या तो टीचर की तबीयत सही नहीं है, या टीचर के परिवार में कोई प्रॉब्लम होगी, या टीचर की शादी होने वाली होगी। ठीक है, और वो शादी के उस प्रोग्राम में अपने को थोड़ा बिजी रखे होंगे। तो वो भी एक इंसान है जो भी आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, और उसको भी समाज में रह के ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो समस्या है इस बात की, ऐसा तो नहीं है कि आपकी अरसे से क्लासें नहीं चल रही है, या किसी ने मना कर दिया हो आपको कि अब ज्योग्राफी की क्लासें नहीं होगी। रोज का कमेंट, सर जी ज्योग्राफी की क्लासें कब होगी, ज्योग्राफी की क्लासें कब होगी, ज्योग्राफी की क्लासें कब होगी। इतनी कॉमन सेंस तो हर इंसान के पास होनी चाहिए कि जिस टीचर की क्लासें नहीं हो रही है उस पर बर्डन ज्यादा आएगा, उस पर बर्डन ज्यादा आएगा। ठीक है, क्योंकि उसको वो कोर्स कंप्लीट कराना है, बाकी टीचर का हो जाएगा, उसका बचेगा। तो टीचर कोशिश ये करता है अपनी साइड से, मैं सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूं, हर जगह की। जो अच्छा टीचर है वास्तव में, ऐसे नहीं है जो टाइम पास आ गया हो, खुद स्टूडेंट हो टीचर बन के पढ़ा रहा हो, वो अलग बात है। लेकिन जो वास्तव में टीचर प्रोफेशन में काम कर रहा है, टीचर के तमाम गुण उसके अंदर हैं, तो कभी भी कोई टीचर न तो कभी लेट आना चाहेगा,
ना वो कभी अपना सिलेबस बचाना चाहेगा और ना कभी वो आपको घटिया पढ़ाना चाहेगा। उसके बावजूद भी आप लोग जो इस तरह की चीजें करते हो, तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि इतनी कॉमन सेंस, विवेकशील बुद्धि आपके पास परमात्मा ने दी हुई है। अगर बाकी सारी क्लासें चल रही है, ज्योग्राफी की नहीं चल रही है, तो उसका कोई ना कोई कारण होगा, जिसकी मेन कारण क्या है मुझे भी नहीं पता है। अभी जो मौसम चल रहे हैं, हो सकता है उसमें टीचर की तबीयत खराब है। कल मुझे फीवर था, जो तेज फीवर था, मैंने 3 बार दवाई ली थी, शाम को भी ली, सुबह उठ के ली, और फिर 11 बजे भी मैंने दवाई ली, लेकिन फिर भी मैंने क्लास ली। और हम वो लोग हैं कैरेबी लैब पे, जो पुरानी टीम है, मैन जो 10-12 हम टीचर हैं, हमें कोविड था, आवाज सही से निकल नहीं रही थी, फिर भी हमने कंटिन्यू क्लासें ली। उसका रीजन ये था कि हमें ये पता था हम अगर ठीक हो सकते हैं तो दवाई असर कम करेगी, बच्चों के बीच में जाके हम ठीक होंगे, पढ़ा के ठीक होंगे। घर वाले मना करते रहे, मैनेजमेंट मना करता रहा, सर क्लास मत लो, वीकनेस आ जाएगी जीवन भर के लिए, हो सकता है गलत साइड इफेक्ट पड़ जाए गले पे, ये भी आवाज निकल नहीं रही, फिर भी क्लास ली। क्योंकि मन ये कह रहा था कि जब तक हम नहा धो के सरस्वती की आराधना में नहीं जाएंगे, जब तक हम नहा धो के बच्चों के पास पढ़ाने नहीं जाएंगे, तब तक हम ठीक होने वाले है ही नहीं। क्योंकि हमारी तो 15 साल इस चीज में गुजर चुकी है। आज जब 15 साल किसी आदमी ने जिए हो टीचिंग लाइन को, तो स्वाभाविक बात है अगर उसकी कुछ दवा है ठीक होने की, तो वो उसकी पढ़ने और पढ़ाने की प्रवृत्ति ही है। तो इसलिए दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कोई क्लास आपकी ऑफ होती है, पेशेंस रखिए आप। 1 दिन 2 दिन, हो सकता है 1 वीक से आपकी क्लास नहीं हो रही है, ठीक है, बाकी आप सब्जेक्ट को तब तक पढ़िए। ज्योग्राफी में जो भी अब तक पढ़ाया गया है उसकी सेल्फ स्टडी कीजिए। बाकी क्लास, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, खमा खा किसी ने कुछ बोला नहीं, सर जी ज्योग्राफी की क्लास नहीं होगी अब ये क्वेश्चन आपके कब जायज थे? जब बाकी सब्जेक्ट का सिलेबस हो जाता, ज्योग्राफी का बचता, या ज्योग्राफी वाला टीचर खुद बोल के चला जाता कि अब ज्योग्राफी की क्लास मैं नहीं लूंगा। ये क्वेश्चन आपके जायज तब थे। तो इसलिए मैं बात कर लूंगा, हालांकि मेरे साथी है और मुझे भी काफी टाइम हो गया उनसे बात करें, क्योंकि मैं घर से क्लासे लेता हूँ और जो सर है वो वहीं से क्लास लेते हैं, मैन ऑफिस से। तो अभी मेरी छुट्टी है 5 दिन की, दशहरे की, 20 तारीख से 25 तारीख की, तो मैं उस दौरान वहां जाऊंगा, हालचाल भी पूछूंगा, आज फोन पे भी बात कर लूंगा, ठीक है, और जो रीजन होगा वो भी आपको बता देंगे, ठीक। लेकिन आप परेशान मत हुआ करो बेफालतू की चीजों को लेके, ठीक है। वैसे ही दुनिया में बहुत सारे दुख है, और दुखी हो जाओगे तो दुख का पहाड़ इकट्ठा कर लोगे आप, ठीक है। जो हमने जिम्मेदारी ली है, अब मैंने क्या कहा, पेशेंस रखो। जब आपका ये बैच पूरा होगा, चाहे मेरा हिंदी का सिलेबस हो, उसमें जीएस हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, एनीथिंग, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि अब बताओ आपको कैसा लग रहा है। जितना आपने हमसे उम्मीद किया है ना, उससे कहीं ज्यादा हम बिना कहीं आपको देते हैं। अब बहुत सारे बच्चे पीडीएफ की वजह से परेशान है, क्या करोगे भाई पीडीएफ का आप? मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आपको भर्ती होना है, 2 चीज करो। एक तो जो टीचर लाइव पढ़ा रहा है इसको ढंग से पढ़ो, और ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद में इसकी आप प्रैक्टिस करो अपने से, सेल्फ स्टडी के माध्यम से, ठीक है। ये 2 चीज आपको भर्ती कराएगी। ये जो पीडीएफ इकट्ठा कर लेते हो, ये नोट्स का आप ये गट्ठर इकट्ठा कर लेते हो, ये काम नहीं आएंगे। काम आएगा जो ब्रेन के अंतर्गत कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, वो काम आएगा, और उस पे आपका काम नहीं है। अरे फले ने तो ये पीडीएफ दी है, इन्होंने सिर्फ यही दिया है, फले ने इतने घंटे की क्लास ली है, इन्होंने क्वालिटी पे कोई भी प्यार दोस्तों आपका फोकस है ही नहीं। आपको क्वांटिटी चाहिए इतनी सारी, अब चाहे वो रद्दी हो, कूड़ा हो, कूड़े का ढेर हो, बेफालतू की चीजें। ऐसा मत करो। आप मैच्योर पर्सन हो, आप में से हर किसी की एज 20 साल से ऊपर की है, तो इसीलिए थोड़ा सा उस मैच्योरिटी के साथ पढ़ो। आप दूसरे को अच्छी तरह परख सकते हो, ठीक है, कि कौन सही है कौन गलत है। इस एज में किसी भी बच्चे को बहकाया नहीं जा सकता, ठीक है। और ये जो बेफालतू का जो है ना, मक्खन लगा लगा के जो चीजें रखी जाती है, वो हमारे बस की बात नहीं है, इन चीजों का शोर मचाना। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या होगा, वे संज्ञा शब्द, वे संज्ञा शब्द जो, वे संज्ञा शब्द जो किसी
वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, प्राणी, प्राणी आदि की जाति, समुदाय, आदि की जाति, समुदाय, आदि की जाति, समुदाय, समष्टि, जाति, समुदाय, समष्टि का ज्ञान कराए, तो वे संज्ञा सब जो किसी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, प्राणी आदि की जाति, समुदाय, समष्टि का ज्ञान कराए, तो वो क्या कहलाते हैं? जातिवाचक। वे क्या कहलाते हैं? जाति, समुदाय, समष्टि का ज्ञान कराए, वे जातिवाचक कहलाते हैं। जैसे गाय, लड़का, नदी, गाय, लड़का, नदी, नहर, नदी, नहर, राजधानी, राज्य, देश, नगर, शहर, फूल, फल, पेड़, पौधे, पेड़ पौधे, नेता, पुस्तक, ग्रंथ, काव्य, शिक्षक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, एनीथिंग। तो वे क्या कहलाते हैं सब? तो वे संज्ञा सब जो किसी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, प्राणी आदि की जाति का ज्ञान कराएं। किसका ज्ञान कराएं? या तो वो जाति के बारे में बताएं, या वो समुदाय के बारे में बताए, या फिर वो समष्टि के बारे में बताए। तो जो जाति, समुदाय, समष्टि का ज्ञान कराए तो वो क्या कहलाते हैं? जातिवाचक कहलाते हैं। क्लियर? ये आपका ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे गाय हैं, तो गाय का क्या है? नीलगाय। गाय का क्या है? नीलगाय। लड़का मोहन है। नदी गंगा है। नहर गंग नहर है। राजधानी लखनऊ है। राज्य उत्तर प्रदेश। देश भारत। दोस्तों, जब हम इनमें से किसी एक की बात करते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। वो क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। वो क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। और ये क्या है?
ये जातिवाचक संज्ञा। ये क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जो हमें एक लार्ज स्केल को, किसी की जाति को, किसी समुदाय को, किसी समष्टि को बता रहे हैं, समष्टि कहते हैं एक ही स्थान विशेष पर एक ही तरह के जीव जंतु, वनस्पति, पेड़ पौधे जहां पाए जाते हैं वो समष्टि कहलाती है। जैसे तालाब समष्टि का उदाहरण है, उसमें जलीय पदार्थ मिलेंगे, जलीय पौधे मिलेंगे जो जल में उत्पन्न होते हैं। रेगिस्तान में उत्पन्न उगने वाली झाड़ियां, पेड़ पौधे, वो भी एक समष्टि का उदाहरण है। पहाड़ पर उगने वाले पेड़ पौधे, रहने वाले जीव जंतु, वो भी समष्टि का उदाहरण है। तो किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले एक ही तरह के पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतुओं को हम क्या कहते हैं? समष्टि। अब गाय को जब हम कह रहे हैं तो इसके अंदर सारी गायें आ गई, चाहे वो साहिवाल गाय है, देसी गाय है, अमेरिकन गाय है या जर्सी गाय है। लेकिन गाय में से हमने एक ले ली नील गाय, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जो बहुतों में से किसी एक की बात करता है, जो अनेक में से किसी एक की बात करता है, जो किसी इंडिविजुअल एक की बात करता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो जहां एक की बात हो, एक वस्तु, एक पदार्थ, एक प्राणी की बात हो, और वो भी अनेक में से, तो वो कहलाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जहां एक लार्ज स्केल की बात हो तो वो क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा। अब लड़का जब हमने कहा तो वो लड़के के अंदर सारे लड़के आ गए, वो मोहन भी है, सोहन भी है, सोनू, मोनू, धर्मेंद्र, जितेंद्र, तेजिंदर, महेंद्र, सत्येंद्र, हरेंद्र, गजेंद्र, योगेंद्र, सारे आ गए। लेकिन उनमें से केवल एक की बात कर रहे हैं, मोहन की, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदी के अंदर सारी नदी आ गई, जब एक की बात करेंगे गंगा, व्यक्तिवाचक। नहर के अंदर सारी नहर आ गई, जब एक की बात करेंगे तो व्यक्तिवाचक। राजधानी के अंदर सारी राजधानी आ गई, चाहे वो जयपुर हो, एनीथिंग, कोई भी राजधानी हो, लेकिन जब लखनऊ की बात करेंगे तो व्यक्तिवाचक। राज्य की बात, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो व्यक्तिवाचक। देश में से किसी एक की बात करेंगे तो व्यक्तिवाचक। देश क्या है? जातिवाचक। तो ये जो है गाय, लड़का, नदी, नहर, राजधानी, राज्य, देश, ये सब जाति, समुदाय, समष्टि का ज्ञान करा रहे हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। ऐसे ही नगर में से एक ले लिया हमने, नगर में से एक ले लिया हमने कानपुर नगर। शहर में से एक ले लिया हमने यहां पर प्रयागराज। ठीक है। फूल में से एक ले लिया हमने कमल का फूल, और फल में से एक ले लिया हमने यहाँ पे अमरूद, और पेड़ में से एक ले लिया हमने शीशम, और पौधे में से एक पौधा ले लिया तुलसी का। नेता में से एक ले लिया हमने लालू प्रसाद। ठीक है। पुस्तक में से एक पुस्तक ले ली हमने गोदान। ग्रंथ में से एक ले लिया महाभारत। काव्य में से एक ले लिया रामचरितमानस, और शिक्षक में से एक शिक्षक ले लिया हिंदी का शिक्षक। ब्राह्मण में से ले लिया हमने शर्मा जी, भारद्वाज जी, वशिष्ठ जी। क्षत्रिय में से एक ले लिया जाट, ठाकुर, गुज्जर। क्लियर। अब जिसका नाम नहीं लिखा भाई, वो थोड़ा सा इन चीजों से ऊपर उठना। ठीक है। क्योंकि हम सरस्वती की आराधना में हैं, और जब सरस्वती की आराधना में हैं तो हमें बेफालतू की चीजों पे फोकस नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम किसी एक की बात कर रहे थे क्षत्रिय की, तो उसमें सारे क्षत्रिय आ गए। क्लियर। तो ये जाति लार्ज स्केल को बता रहे हैं, और इसमें से किसी एक की बात की हमने, जाट की, ठाकुर की, गुज्जर की, तो वो एक हुआ व्यक्तिवाचक। अब ब्राह्मण है, उसमें शर्मा भी है, मिश्रा भी है, शुक्ला भी है, उसी के अंदर भारद्वाज भी है, वशिष्ठ भी है,
तो व्यक्तिवाचक है। शिक्षक में हिंदी का शिक्षक व्यक्ति, काव्य में से एक, ग्रंथ में से महाभारत, पुस्तक में से एक, गोदान ले लिया। तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। और जो मैंने येलो से लिखे हैं वो सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। बात समझ रहे हो? तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है ये सारे के सारे क्या कहलाए, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक के उदाहरण। तो मैंने एक साथ आपको दो चीज करा रहा हूं, जातिवाचक भी और व्यक्तिवाचक भी। अब जब हम पेड़ कह रहे हैं तो पेड़ के अंदर सारे पेड़ आ गए, चाहे शीशम का हो, अमरूद का हो, सागौन का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, सारे पेड़ आ गए। तो पेड़ क्या कहलाएगा, जातिवाचक। अगर व्यक्तिवाचक जातिवाचक दोनों में अंतर कर पाओ तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। एक आपका जातिवाचक है, दूसरा आपका यहाँ व्यक्तिवाचक है। और यहाँ दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है, फिर वो सेंटेंस देके आपको कहेगा कि इनमें से जातिवाचक और व्यक्तिवाचक का उदाहरण बताइए क्या है। आप जातिवाचक के लिए एक टाइप करोगे जातिवाचक के लिए, और व्यक्तिवाचक के लिए आप दो टाइप। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये ए, ये आपका बी। मैं यहाँ सेंटेंस लिखूंगा, आप बताओगे कि कौन किसके अंतर्गत आएगा। फलों का राजा, फलों का राजा आम होता है। आपको बताना है ये सेंटेंस व्यक्तिवाचक का है, जातिवाचक का है। केला, केला सबसे, केला, केला सबसे, केला सबसे पौष्टिक फल, केला सबसे पौष्टिक फल होता है। फलों का राजा आम होता है, केला सबसे पौष्टिक फल होता है। तीसरा, केला सबसे पौष्टिक फल होता है। आम रसीला होता है। दशहरी आम, दशहरी आम, दशहरी आम सबसे, दशहरी आम सबसे मीठा होता है। दशहरी आम सबसे मीठा होता है। जानवर में, जानवर में ताकतवर शेर होता है। शेर ताकतवर होता है। पशुओं का राजा, पशुओं का राजा, पशुओं का राजा शेर होता है। 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 भारत में अनेक नदी
बहती है। भारत में अनेक नदी बहती है। भारत नदियों का देश है। गाय हमारी राष्ट्र माता कहलाती है। भारत में गाय को पूजा जाता है। भारत में गाय को पूजा जाता है। चलो जी, देखो दो तरह से प्रश्न यहाँ पे बनेंगे दोस्तों। एक प्रश्न तो आपका डेफिनेशन का होगा कि किसे जातिवाचक कहते हैं, किसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। तो जब आप ये कहोगे कि जो शब्द हमें जाति, समुदाय, समष्टि का ज्ञान कराएगा, एक लार्ज स्केल को बताएगा, वो जातिवाचक है। और जो इंडिविजुअल किसी एक की बात करेगा वो व्यक्तिवाचक है। डेफिनेशन हो गई। फिर वो शब्द देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक का उदाहरण है, कौन सा जातिवाचक का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा बताइए। तो वहां वो शब्द देगा इस तरीके से, वो आप पहचाने लोगे। नदी है, सारी नदी आ गई, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, ताप्ती नदी, घाघरा, कृष्णा नदी, सारी आ गई, इंडन नदी। ठीक है, तो वो कहलाएगा जातिवाचक। जब किसी एक नदी की बात करेगा, गंगा नदी सबसे पवित्र नदी है, तो एक नदी की बात कर रहा है ना, तो वो कहलाएगा व्यक्तिवाचक। तो शब्दों को दे के संज्ञा पूछ सकता है, संज्ञा दे के शब्द दिए जा सकते हैं। ऑप्शन में 4। दूसरी क्वेश्चन की वेराइटी। तीसरी क्वेश्चन की वेराइटी है, आपको सेंटेंस देगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जातिवाचक से संबंधित है, कौन सा वाक्य व्यक्तिवाचक संज्ञा का है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, कौन सा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस में देखना पड़ेगा। जहां बहुतों में से आप किसी को छांट रहे हो तो वो व्यक्तिवाचक है, और जहां छांट ही नहीं रहे हो, किसी एक लार्ज स्केल की बात कर रहे हो, तो वो जातिवाचक का है। तो यहाँ फलों का राजा आम होता है, तो यहाँ राजा किसको बताया गया, आम को बताया गया। तो अगर वो इसको अंडरलाइन करेगा फलों को, तो आप कहोगे यहाँ पे क्या है, ये जातिवाचक है, राजा जातिवाचक है, आम इसमें व्यक्तिवाचक है। ये तो रही है, क्योंकि वो सेंटेंस में दे रहा। आम अपने आप में यहाँ पे अगर वो अकेला देगा केवल आम, तो ये आम शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि इस आम के अंदर दशहरी आम, चौसा आम, लंगड़ा आम, ठीक है, मालदा आम आता है, तो वो सब व्यक्तिवाचक है और आम जातिवाचक है। लेकिन यहाँ पर आम व्यक्तिवाचक है, क्यों, क्योंकि यहाँ फलों में से आम को छांटा गया, तभी तो उसको राजा बताया गया। फलों का राजा आम होता है, तो यहां जब आम को छांटा गया तो ये कहलाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित है। केला सबसे पौष्टिक फल है, तो यहाँ केले को छांटा जा रहा है। अगर वो फल को रेखांकित करेगा, अंडरलाइन करके पूछेगा, तो आप कहोगे जातिवाचक है फल, केला व्यक्तिवाचक है। लेकिन वो किसी को अंडरलाइन नहीं कर रहा है, वो पूरे सेंटेंस में पूछ रहा है कि ये सेंटेंस बताइए किससे संबंधित है। तो केला सबसे पौष्टिक फल है, तो ये भी अपने आप में व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आम रसीला होता है, ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, किसमें आम रसीला होता है। आम की भी अनेक प्रजातियां होती है, दशहरी आम, चौसा आम, लंगड़ा आम, ठीक है। तो ये जातिवाचक संज्ञा से संबंधित है, क्योंकि यहाँ आम को छांटा नहीं गया, यहाँ फल में से लिया गया केले को, यहाँ फल में से लिया गया आम को। तो जब बहुतों में से एक को छांटा जाएगा तो वो कंडीशन कहलाएगी व्यक्तिवाचक की। और जब नहीं छांटा जाएगा, किसी एक लार्ज स्केल की बात करेगा, आम रसीला है, जातिवाचक। दशहरी आम सबसे मीठा होता है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण। जानवरों में ताकतवर शेर होता है, या शेर जानवरों में सबसे ताकतवर होता है, एक ही बात है। तो यहाँ जानवर क्या है, जातिवाचक, और यहाँ शेर क्या है, व्यक्तिवाचक।
छांटा किस में से गया? जानवरों में से, तो क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक। शेर ताकतवर होता है, ये कहलाया जातिवाचक। ये है, अब ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ शेर को छांटा ही नहीं गया पशुओं में से, जानवरों में से। अब शेर की भी बहुत सारी प्रजाति है, तो इसीलिए पशुओं का राजा शेर है। यहाँ पशुओं में से किसी एक की बात हो रही है, इसीलिए ये सेंटेंस व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगर वो पशु को अंडरलाइन करेगा तो आप कहोगे पशु यहाँ जातिवाचक है, जानवर यहाँ जातिवाचक है, आम यहाँ जातिवाचक है, फल यहाँ जातिवाचक है, राजा जातिवाचक है, फल जातिवाचक है, दशहरी आम व्यक्तिवाचक है, यहाँ शेर व्यक्तिवाचक है, यहाँ शेर व्यक्तिवाचक है। अब वो किसी भी तरीके से पूछे गए तो पर्टिकुलर शब्द को अंडरलाइन करके, रेखांकित करके, या फिर पूरे सेंटेंस में। भारत में अनेक नदियां बहती है, तो बह क्या रही है? नदी। तो जब नदी बह रही है तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों क्या है? भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा, देश में से एक है, और नदी जातिवाचक संज्ञा है। तो भारत में अनेक नदियां बहती है, तो नदी की प्रमुखता है, क्रिया तो नदी के अनुसार आई ना। तो इसीलिए जब नदी की प्रमुखता है सेंटेंस में, तो ये सेंटेंस हमारा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसका उदाहरण है जातिवाचक संज्ञा। भारत नदियों का देश है। अब ये देश की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? यहाँ भारत की। और भारत क्या है? यहाँ व्यक्ति। तो ये सेंटेंस आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा से, व्यक्तिवाचक संज्ञा से, नदियां यहाँ जातिवाचक है, देश भी यहाँ जातिवाचक है, लेकिन भारत नदियों का देश है, तो भारत की बात हो रही है ना सेंटेंस में, इसलिए वो व्यक्तिवाचक हुआ। और यहाँ नदी की बात है, बह यहाँ नदी रही। भाई क्रिया जिसके अनुसार आएगी सेंटेंस में प्रधानता उसी की होगी, और उसी के अनुसार सबका लिंग वचन फिक्स होता है। गाय हमारी राष्ट्रमाता कहलाती है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि गाय हमारी राष्ट्रमाता कहलाती है, तो ये गाय क्या है? यहाँ जातिवाचक शब्द है। और इसने ये तो नहीं कहा कि देसी गाय की अमेरिकन गाय, तो ये क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कहलाएगा। ठीक है, भारत में गाय को पूजा जाता है। अब पूजा कहाँ जा रहा है? भारत में, तो इसीलिए यहाँ भारत क्या है? व्यक्तिवाचक है। तो इसीलिए क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण, क्योंकि इसमें गाय जातिवाचक है, लेकिन बात यहाँ भारत की हो रही है। तो कई बार क्या करेगा? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा भी देगा, जातिवाचक भी देगा। आप वहां अंतर ही नहीं कर पाओगे कि सेंटेंस में व्यक्तिवाचक संज्ञा की प्रधानता है या फिर जातिवाचक संज्ञा की है। जिसकी प्रधानता होगी सेंटेंस उसी से संबंधित होगा। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये चीजें जो है, भारत में गाय को पूजा जाता है, तो पूजा कहाँ जा रहा है? भारत में। क्लियर? गाय तो स्त्रीलिंग शब्द है ना, ठीक है, तो यहां जाता है, किसके अनुसार आया क्रिया? तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि ये सारे सेंटेंस हमारे व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, वो सेंटेंस दे के पूछे या फिर इंडिविजुअली कुछ शब्दों को दे के पूछे, उसी के आधार पे आपको बताना होता है। अब इसकी एक और कंडीशन है जातिवाचक और व्यक्तिवाचक की, तो प्यारे दोस्तों वो बताएंगे आपको कल वाली क्लास में। आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद।